यार ये जो लाइन यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिख रखी है ना, ये मुझे पर्सनली अच्छी लगी, इसलिए मैंने इसको फेसबुक पर भी शेयर किया। आप में से ही एक फैमिली मेंबर के द्वारा इसको शेयर किया गया। कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई, अगर ध्यान से आप लोग इसको देखोगे। बोला गया है कि जो लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना आप लोगों के, वो आप लोगों को बेसिकली रोकने के लिए नहीं रहते कि आप लोगों को रोकने के लिए आ गई हैं। प्रॉब्लम आप लोगों को गाइड करने के लिए आती है। वो आप लोगों को ये बताते हैं कि भाई साहब, जिस रास्ते पर आप लोग जा रहे हो ना, वो रास्ता सही नहीं है। आप लोगों के रास्ते में कोई ना कोई कमी है। जिस तरीके से आप लोग ये काम कर रहे हो ना, वो काम करने का तरीका सही नहीं है। तो प्रॉब्लम बेसिकली आप लोगों को ये बताने के लिए आती है कि आप लोगों को जो रास्ता है वो चेंज कर लेना चाहिए। आप लोगों का जो रास्ता है उसमें कोई कमियां है, उसको सुधार लेना चाहिए। आप लोगों को काम को करने का तरीका जो है वो आप लोगों को चेंज करना चाहिए, इसीलिए कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो जब भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम दिखे उसके अंदर, तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कोई कमी तो है जो अभी आप लोग कर रहे हैं उस पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने में। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मान लीजिए आप लोग क्या करें, पहले दिन ही आप लोग सोचे कि आज ही कोई क्वेश्चन दिया है और उसका आंसर मुझे लिखना है। आंसर राइटिंग आज तक की नहीं एक भी बार, तो क्या आप लोग उसको आंसर को लिख पाओगे? आप लोग लिखोगे, पर लेकिन ऐसा लिखोगे कि कुछ टाइम बाद, एक हफ्ते बाद आप लोग खुद ही पढ़ोगे, तो आप लोग खुद को सोचोगे, खुद पे हंसोगे कि यार ये आंसर मैंने लिखा है, ये रियलिटी है। नहीं यकीन आता है तो करके देखो। देखिए जिंदगी में ना प्रैक्टिकल चीजें अपना कर देखो, आप लोगों को चीजें समझ में आने लगेगी। अगर हाइपोथेटिकल चीजों पे बात करोगे तो फिर जिंदगी चलती रहती है, कोई बात ही नहीं है। पर हाँ, अगर रियलिटी में आप लोग कुछ चेंज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक के आप लोगों को उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि ये दिक्कत है यार, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। और जिंदगी में अगर कहीं भी कोई भी ऐसा मुकाम आया है, आप लोगों ने कुछ भी, अगर लाइफ में छोटे से छोटा भी अचीवमेंट जो आप लोगों को लग रहा है आप लोगों को कोई लाइफ में मिला है, उसको हमेशा अपने सामने रखो और उसको हमेशा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए याद दिलाते रहो कि यार जब तुम ये कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, तुरंत आप लोग अगला काम करने के लिए तैयार हो जाओगे। और जैसे ही अगला काम आप लोगों ने कंप्लीट किया, आप लोगों को फिर से मोटिवेशन आ जाएगा। तो ये तरीका होता है जिंदगी में मोटिवेशन लाने का। तो हमेशा मोटिवेशनल वीडियो देखते रहना, मोटिवेशनल कोटेशन पढ़ते रहने से ही मोटिवेशन नहीं आएगा। आप लोग काम करके देखो, उससे भी आप लोगों को मोटिवेशन आता है। मुझे तो पर्सनली इसी से मोटिवेशन आता है। जब जब मेरा काम टाइम पर होता रहता है, मेरे हिसाब से जो मैं डिसाइड करता हूं मॉर्निंग में जो भी चीजें मुझे करनी है, यानी कि एक दिन पहले जो भी डिसाइड करता हूं, अगर उसके हिसाब से मेरी चीजें चलती रहती हैं तो मैं रियलिटी में अंदर से मोटिवेट होता हूं। और वही मेरा अच्छा तरीका लगता है मुझे मोटिवेट होने का। आप लोग भी इंप्लीमेंट करके देखिए, मुझे प्रैक्टिकल लगा, मुझे फायदा पहुंचा रहा है, हो सकता है कि आप लोगों को फायदा पहुंचाए। अगर आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा तो फिर बताइएगा, फिर औरों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो यार प्रैक्टिकल तरीके ढूंढो जो कि इंप्लीमेंट करने लायक हो। हाइपोथेटिकल दुनिया में जीना छोड़ो, उससे क्या होगा, आप लोग लंबे समय तक चीजों को सोचते रहोगे और कुछ करोगे भी नहीं। गलती सबसे होती है, मेरे से भी होती है, दुनिया भर की गलती हुई है। और स्टार्टिंग में आप लोग देखोगे लेक्चर बनाने में पता नहीं कितनी गलतियां की हैं मैंने, अभी भी कई बार गलतियां कर देता हूं। तो कोई भी ऐसा नहीं कि परफेक्ट है। हाँ गलती है तो फिर उसे सुधार लो, सीख लो, आगे इंप्रूव कर लो, सही कर लो। यही तो है एक इंसान। अब आप लोग सोचे कि गलती कैसे हो गई यार, आप लोग अपने आप को कोसने लगो खड़े कर कर, अरे हो गई ना, अब सुधार लो उसको आगे। ठीक है, आगे रिपीट मत करना, बस ये चीज कर लो, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। यहाँ एक बार गलती हो गई, आगे रिपीट मत करो उसको। तो इस तरीके से जिंदगी जीने का तरीका देखो, आप लोगों को जिंदगी अच्छी भी लगेगी और जिंदगी जीने में मजा भी आएगा। देखिए पर्सनली मैं चीजें फील कर रहा था, इसलिए मुझे लगा कि चीजें शेयर करनी चाहिए। वैसे कई बार मुझे लगता है कई बार मैं ज्यादा बोल जाता हूँ, ठीक है। आप लोगों को लगे सही है तो सही है, वरना कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो काफी शानदार ये इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमारा रहने वाला है। कोशिश करेंगे कि क्या क्या डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। ओवरव्यू है क्वेश्चन की फॉर्म में, ठीक है, आप लोगों को पता भी चल जाएगा और क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो आप लोग जब ये टॉपिक देखेंगे तो आप लोग के माइंड में क्लिक करेगा, अच्छा ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है। और बिना ऑप्शन के आंसर देना सीख लिया तो एग्जाम में बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम में तो ऑप्शन रहते हैं, सामने देख के क्लिक लगाना है यार। आइए आगे चलते हैं। बात की जा रही है यूनियन कैबिनेट के द्वारा अभी बात की गई है बेसिकली जो हमारी कंट्री में कंपनी है उनको मर्ज करने की। एक को बोला गया यहाँ पर किसको, ये सेंट्रल जो रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड है उसको मिक्स करने की, यानी कि मर्ज करने की बात की जा रही है CWC के। तो आप लोगों को इसका नाम बताना है और ये किसके द्वारा किया जा रहा है, ये यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दिया गया। पूरा टॉपिक है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। बात की जा रही है NIOS, इसको नॉर्मली पहले यहां पर नेशनल ओपन स्कूल भी बोलते थे। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि उसने ना अपने ना ये पर्टिकुलर जो एजुकेशन है ना ओपन स्कूल से कर रखी है, यानी कि ऐसा लगता है कि ओपन स्कूल भेजती है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, पर लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। देखिए हर एक स्कूल में, कोई भी स्कूल क्यों ना हो, ये एक तरीके से लोगों की फैसिलिटी उसको प्रोवाइड कराने के लिए प्रोवाइड कराए गए। ठीक है, तो ओपन स्कूल भी उन्हीं में से एक मीडियम है। तो अगर किसी ने इससे यहाँ पर एजुकेशन ले रखी है तो उसको इस तरीके से ट्रीट मत करो, अपनी जगह उसकी अपनी अहमियत है। ठीक है, तो उसको उस तरीके से मत देखो। तो यहाँ पर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, समझेंगे क्या क्या बातें। आप लोगों को ये बताना है कि इस मिनिस्ट्री के अंडर में आते आते हैं और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ऐसा नहीं कि इंडिया में ही, विदेशों में भी आप लोग जाकर इससे एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। बात की जा रही है निष्ठा के बारे में। निष्ठा क्या है इसके बारे में आप लोगों को बताना है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और बेसिकली एलिमेंट्री लेवल पर जो लर्निंग आउटपुट है उसको इंप्रूव करने की कोशिश की गई निष्ठा के द्वारा। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है फुल फॉर्म इसकी क्या है।
एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई अभी हमारी कंट्री में, एनुअल रिव्यू ऑफ स्टेट लॉज 2020। इसमें क्या है कि 19 के करीब जो राज्य हैं उनको देखा गया और वहां पर कैसे कैसे काम चला है, तो उसको यहां पर बताया गया पीआरएस के द्वारा। पीआरएस की फुल फॉर्म क्या है आप लोगों को ये बतानी है। इसके द्वारा यहां पर ये बताया गया कि हमारी कंट्री में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि जो विधान परिषद, जो विधानसभा है, उनके द्वारा कैसा कैसा काम किया गया। जहां बाइकैमरिकल है उनके द्वारा दोनों विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। तो आप लोगों को यहां पर ये बताना है कि सबसे टॉप पर कौन सी रही। 21 दिन चला है इसका सेशन और ये सबसे टॉप पे है। दूसरी नंबर 29 डेज चला है, यहां पर ये 31 दिन चला है, 29 डेज चला है, तो यहां पर दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर है 25 दिन चला है, ये यहां पर हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो इसके बारे में बताइए, ये 2020 की बात की जा रही है, कोविड-19 के चलते सेशन वगैरह नहीं हुए, पर फिर भी सबसे ज्यादा सेशन का जो हिम्मत मारी वो हमारी 31 दिन वाले ने, ठीक है। कौन सा राज्य है बताइए। रिसेंटली चाइनीज जो अभी यहां पर मिलिट्री है उसके द्वारा यहां पर पर्टिकुलर देखिए एक तरीके से लोकल लोगों को हाई एल्टीट्यूड में वारफेयर के लिए तैयार किया जा रहा है और इसका एक नाम इनके द्वारा दिया गया है। तो वो नाम आप लोगों को बताना है क्या बेसिकली इसका नाम दिया गया है, ठीक है। नॉर्मली ये वर्ड लिखा हुआ है यहां पर, इसको बोलते हैं मिलिशिया। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो कि एक तरीके से मिलिट्री की ट्रेनिंग उनके पास में रहती है पर लेकिन प्रोफेशनल मिलिट्री पर्सन नहीं रहते हैं वो, ठीक है। तो उनको बेसिकली सबसे पुकारा जाता है। तो इसके बारे में आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कई बार ये शब्द आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, ठीक है। अभी हमारी कंट्री में बात करें तो इफ्को के बारे में बात की जा रही है। इफ्को के द्वारा पहला नैनो यूरिया जो यहां पर लिक्विड ये है हमारी कंट्री में, ये जो किसानों के लिए प्रोवाइड कराया गया। नॉर्मली यूरिया जो होता था वो आप लोगों ने देखा होगा दाने दाने से आते थे, ठीक है, उसको डालते थे यहां पर खेतों में, पर लेकिन ये लिक्विड लाया गया है तो लिक्विड और ज्यादा बेटर है। तो देश का पहला नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में पहला है जो लिक्विड यूरिया है। नॉर्मली अब तक यूरिया जो है वो उसी फॉर्म में लाते थे जो कि आप लोगों ने देखा है, ठीक है। अब यहां पर बात करें, ये मुझे लगा सारे एक साथ इकट्ठे करवा देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा, कई बार मैच करने के लिए आ जाते हैं। 1971 में हमारी कंट्री के द्वारा जो पाकिस्तान के साथ में जो वॉर हुई थी उस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया था। अब यहां पर बात करें अमृतसर जो गोल्डन टेंपल से रिलेटेड 1984 का जो बेसिकली हमारी कंट्री में प्रॉब्लम चली थी उस टाइम पर, तो उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था। सियाचिन ग्लेशियर 1984 में हम लोगों ने जब खाली कराया था यहां पर, तो इसका ऑपरेशन का क्या नाम दिया था। पाकिस्तान के साथ में जब कारगिल के साथ में लड़ाई हुई थी यहां पर कारगिल के अंदर, ये ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया था। तो ये सारे ऑपरेशन के नाम आप लोग को बताने, कई बार मैच करने के लिए आ जाता है। अगर आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो आप लोग इसको आराम से आंसर भी एग्जाम में कर पाओगे। आइए तो आगे बढ़ते हैं शॉर्ट न्यूज के साथ में। यहां पर पहले शॉर्ट न्यूज देखेंगे, फिर डिटेल में न्यूज होगी आप लोगों के सामने, एक एक कर देखिएगा। एक टॉपिक की तरीके से भी न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर जो डिटेल में न्यूज होगी, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, काफी अच्छे से आप लोगों को लेक्चर को एंजॉय करना है। तो एक एक कर देखते हैं। सबसे पहले जो न्यूज आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है, नेशनल जो इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, ठीक है, तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, तो यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। तो यहां पर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एजुकेशन है जिनका नाम है यहां पर श्री संजय धोत्रे, इनके द्वारा रिसेंटली अभी यहां पर जो NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कोर्स के लिए यहां पर कोशिश की जा रही है कि इसमें यौगिक साइंस भी इंक्लूड की जाए। देखिए योगा डे अभी आप लोगों ने देखा 21 जून को सेलिब्रेट किया गया, तो योगा को सपोर्ट करने की कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि कल को चलकर हमारी कंट्री में सब लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा बने और कोविड-19 के साथ भी हम लोग ढंग से लड़ सके। तो ये है बेसिक पर्पज यहां पर, तो इसीलिए आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिल रहा है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन जो साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट जो ओपन स्कूलिंग है यहां पर, ये बेसिकली इसको पहले हम लोग नेशनल ओपन स्कूल के नाम से जानते थे, फिर इसका नाम चेंज करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कर दिया। तो ये इसी का नाम है, दोहराया गया यहां पर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है। और इसी के साथ में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो बेसिकली पर्टिकुलर आप लोगों ने देखा ना कि आप लोग किस तरीके से, मान लीजिए आप लोगों को नॉर्मल अगर बात करें तो यहां पर आप लोगों ने जैसे कि सीनियर सेकेंडरी, जैसे यहां पर बात करें सेकेंडरी ये एजुकेशन आप लोग लेते हैं सिमिलर जैसे CBSE या जो CISCC, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर आप लोग देखते हैं कि ऑफिस यहां पर जो ऑफर किया था वोकेशनल कोर्स हाई स्कूल के अंदर, ठीक है, ताकि आप लोग अपनी यहां पर इस तरीके से एजुकेशन कर सकें। इसी के साथ में यहां पर जो HRD मिनिस्ट्री है जिसको आज के डेट में आप लोग एजुकेशन मिनिस्ट्री बोलते हैं, ये इसके अंडर में आता है और इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश नोएडा के अंदर है। ये बेसिकली NIOS जो है यहां पर, ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बस इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को विदेशों में भी यहां पर देखने को मिलेगा, जिसके चलते आप लोग यहां से एजुकेशन ले सकते हैं। रीजनल सेंटर एंड एक्रेडिटेड जो इंस्टीट्यूट है यहां पर, जो कि स्टडी सेंटर है यहां पर, ये यहां पर बेसिकली इंडिया और अब्रॉड में भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिनके थ्रू इसको ऑपरेट किया जाता है। देखिए इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये, अगर आप लोगों को लगे यहां पर कोई आज के डेट में नहीं पढ़ रहे हैं तो आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा कि 2.71 मिलियन, तो मिलियन का मतलब है कि मोटे मोटे तौर पर बोलो तो 27 लाख लोग आज के डेट में इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर इसके सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और वोकेशनल लेवल की जो ट्रेनिंग है वो आप लोगों को यहां पर काफी सारी देखने को मिल जाती है। तो काफी अच्छा एक सिस्टम है ये एजुकेशन को प्रोवाइड कराने का, जो कि कहीं ना कहीं एक और अपडेट करता है जो हमारी कंट्री में नॉर्मल चीजें चल रही है, ठीक है।
तो उसमें एक और एडिशन आप लोग बोल सकते हैं इसको। आगे चलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट केस आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अभी क्या हुआ यहां पर, सुप्रीम कोर्ट में 2 जज, ठीक है, एक तो है यहां पर जस्टिस इंदिरा बनर्जी और दूसरे हैं जस्टिस अनिरुद्ध बोस, ठीक है। तो इनके द्वारा अभी यहां पर क्या किया गया, अपने आप को जो हियरिंग चल रही थी वेस्ट बंगाल में, उस हियरिंग से अपने आप को दूर कर लिया। देखिए नॉर्मली क्या होता है, अगर कोर्ट में ऐसा कोई किस्सा आए, यहां पर किसी पर्टिकुलर केस कोई आए और जज जो है उससे अपने आप को अलग कर लेते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि नहीं हम लोग इस केस को नहीं सुनेंगे, तो यहां पर किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसमें कोई लिखित नहीं है कि आप लोग यहां पर किसी को इस तरीके से अलग नहीं कर सकते। यानी कि अगर कोई जज को लगता है कि यार ये केस मुझे नहीं सुनना है, तो वो यहां से इसको अलग कर सकता है। आखिर क्या क्या मुद्दे यहां पर हो सकते हैं अलग करने के, सबसे पहला मुद्दा तो ये हो सकता है कि उसमें खुद का प्रॉफिट हो, यानी कि कोई ऐसा केस आ गया जिस केस में जज भी संलिप्त है वहां पर, तो यहां पर उस केस में से जज अपने आप को अलग कर लेगा, क्योंकि अपने ही खिलाफ कैसे वो डिसीजन दे सकता है, अपने फेवर में डिसीजन देगा, तो इसलिए वो अपने आप ही उसको अलग कर लेता है, ठीक है। नॉर्मली ये मानता है कि आप लोग अपने केस में खुद ही जज नहीं हो सकते, तो जो नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है ना, वो इनके द्वारा फॉलो करने की कोशिश की जाती है। दूसरा केस ये होता है, मान लीजिए आप लोग जज हैं, आप लोगों ने वो केस सुना, वो केस उस टाइम पर हाई कोर्ट में था, आप लोगों को लगा, आप लोगों ने जो भी डिसीजन दे दिया, अब आप लोगों के डिसीजन के खिलाफ वो केस जो है वो कोर्ट में पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जब तक वो केस जो है 5-10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तब तक आप लोगों को भी प्रमोशन हो गया सुप्रीम कोर्ट में, एज ए जज के तौर पर आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, और आप लोगों की बेंच के सामने फिर से वो केस आ गया। तो ऑलरेडी आप लोगों ने वो केस सुन लिया, फिर से आप लोगों की बेंच के सामने केस आ गया, तो ऑलरेडी आप बोल चुके हैं ना कि उस केस में क्या डिसीजन है, तो इसलिए अब से फिर से आप लोगों के सामने वो केस आ गया, तो इसका मतलब यह कि हो सकता है कि आप अपने ही डिसीजन को गलत तो ठहराओगे नहीं, क्योंकि आपने डिसीजन दिया था, तो ये माना जाता है कि आपको उस केस से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। तो इस तरीके का फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कई सारे ऐसे मुद्दे रहते हैं कि नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करते हुए और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि अपने ही केस में आप लोग खुद जज नहीं हो सकते, तो यहां पर इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अगर आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर आ जाता है, तो जज जो होते हैं वो हियरिंग से अपने आप को अलग कर लेते हैं। किसी जज की प्रॉपर्टी का कोई केस आ गया, पता चला जज ने भी, कोई कंपनी का केस आया, पता चला जज के भी उस कंपनी में शेयर है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि उसी को इसको जज भी देखे वहां पर, वरना वो तो अपनी कंपनी के फेवर में जजमेंट देगा। तो ये जरूरी है कि इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रख के चला जाए, ठीक है। इसके चलते यहां पर, ताकि एक तरीके से यहां पर कोई भी एक कॉन्फ्लिक्ट ना आए, यहां पर कि किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, उसको साइड में रखने की कोशिश यहां पर की जाती है, ठीक है। इसके लिए कोई फॉर्मल रूल नहीं है कि आप लोगों को अलग करना ही करना है। अगर जज चाहे कि नहीं मैं अलग नहीं करूंगा, मुझे केस सुनना है, तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता है, वो केस सुन सकता है। ऐसा कोई ऑफिशियल रूल नहीं है यहां पर कि आप लोगों को यहां पर रोक सकता है कोई, ठीक है। कहीं लिखा नहीं है कि जज को यहां पर इससे बाहर निकलना ही निकलना है, ठीक है। तो जज अगर थोड़ा सा करप्ट हुआ, उसको लगेगा कि मुझे इनसे फर्क नहीं पड़ता है और मुझे अपना डिसीजन देना है, तो उसलिए अलग कर लिया जाता है। पर कई बार इसको गलत तरीके से भी देखा जाता है कि जज देखे उनकी कैपेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, कई बार जज अपने आप को वैसे भी अलग कर लेते हैं। तो यहां पर ऐसा भी नहीं कि उनको कोई एक्सप्लेनेशन देना है, उनको लग रहा है इस केस को नहीं सुनना है, तो उन्होंने अलग कर लिया अपने आप को। तो कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि यहां से जज की जो एबिलिटी है, नए जज की जो कैपेबिलिटी है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं कि आखिर ऐसे उन्होंने अपने केस से इसको अलग कैसे कर लिया, ठीक है। क्या यहां पर इसमें मतलब एक तरीके से दूसरी नजरिए से देखना जुडिशरी को स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए कई बार ये बोला जाता है कि कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए किन केसेस से जज जो है अपने आप को अलग कर लेगा, और ये जज के ऊपर नहीं होना चाहिए, उनका डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली यहां पर ये डिसाइड करना चाहिए ऑलरेडी रूल के थ्रू कि हाँ इसमें आप लोगों को अलग करना ही करना है, और इसके अलावा अगर किसी में आप लोगों को अलग करना है तो उसके लिए लिखित आप लोगों को राइटिंग में अपना कोई ना कोई ऐसा एक तरीके से लेटर देना पड़ेगा कि हाँ इस वजह से आप लोगों ने अलग किया, और वो अलग करने का भी एक वैलिड रीजन होना चाहिए। उसको कोई बेंच जो है उसको रिव्यू करे कि हाँ ये सही है फिर गलत है, उसके बाद में उसको देखा जाए। तो ये कोई प्रॉपर प्रोसीजर अगर हो तो समझ में आता है, पर लेकिन कोई प्रॉपर फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है। अभी जज की इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि मन है कर लिया, नहीं मन है तो नहीं किया। तो इसके चलते कई बार इसका क्रिटिसिज्म भी होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। बेसिकली एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है और निष्ठा प्रोग्राम फिर से यहां पर न्यूज में आ गया। मैंने आप लोगों को पहले भी इसके बारे में बताया था, तो इसलिए देखिए कई बार अगर रेगुलर आप लोग लेक्चर सुनते हैं तो ये फायदा होता है। कई सारी चीजें तो आप लोग की अपने आप ही रिवाइज होती रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ढंग से सुना कीजिए, चीजों को फिर से भी रिवीजन हो जाता है कई बार। जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, जिसको मोटा आप लोग बोल सकते हैं नॉर्मल तरीके से, इसके द्वारा यहां पर बात की गई एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, यानी कि ऐसे स्कूल जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी को बेसिकली हॉस्टल भी प्रोवाइड कराया जा सके। जैसे कि आप लोगों ने नवोदय स्कूल देखे हैं, देखे ना नवोदय स्कूल, वहां पर क्या रहता है बच्चों को वहीं पर ही रखकर पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके के स्कूल के बारे में बात की जा रही है। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल जो स्कूल है यहां पर, इसके बारे में बात करें तो 120 के करीब यहां पर जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल टीचर और जो प्रिंसिपल है, ठीक है, 3 स्टेट से उनके द्वारा 40 डेज का जो निष्ठा प्रोग्राम है यहां पर ये
इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो ये काफी अच्छा रहा यहाँ पर, इसमें पार्टिसिपेट किया गया। तो यहाँ पर इससे क्या फायदा है, ये काफी अच्छा प्रोग्राम है जो निष्ठा आप लोगों को यहाँ पर बोला गया है। आप लोग बोलेंगे यार निष्ठा प्रोग्राम क्या है, आखिर क्या काम यहाँ पर करें। बेसिकली निष्ठा प्रोग्राम ये है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। उस टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट बोला जाता था, तो इसलिए यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, पर अभी इसका नाम चेंज कर दिया यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो निष्ठा की फुल फॉर्म क्या है, इसको बोलते हैं नेशनल इनिशिएटिव फॉर, यानी कि एक ऐसा इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स, यानी कि जो स्कूल के हेड होते हैं इनके प्रिंसिपल और टीचर्स, ठीक है, उनके एडवांसमेंट का यहाँ पर एक प्रोग्राम है यहाँ पर ये। तो नेशनल जो एक तरीके से यहाँ पर नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स और इसी के साथ में जो टीचर्स हैं उनका होलिस्टिक एडवांसमेंट का एक प्रोग्राम है। ये बेसिकली नेशनल लेवल पर स्टार्ट किया गया एलिमेंट्री लेवल के लिए, ठीक है। अब आप लोगों के माइंड में अगर एलिमेंट्री लेवल आए तो आप लोग कहां पर बोलोगे, तो एलिमेंट्री का मतलब होता है यहां पर जो प्राइमरी स्कूलिंग होती है और जो ऊपर जो प्राइमरी स्कूलिंग होती है। तो इस लेवल के जो यहां पर टीचर है उनको इंप्रूवमेंट के लिए यहां पर बात की गई। तो एलिमेंट्री में दोनों आ जाती है। देखिए पहले होती है एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि आप लोग यहां पर देखने को मिली, ठीक है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन हो गई प्राइमरी और अपर प्राइमरी, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि 1 से लेके 8वीं तक की बात मैंने कर ली आप लोगों की। 1 से लेके 5वीं तक की प्राइमरी होगी और फिर यहां पर 6वीं 7वीं 8वीं अपर प्राइमरी होगी। इसी के साथ में सीनियर सेकेंडरी आती है यहां पर, जिसमें सेकेंडरी जो यहां पर आती है तो सेकेंडरी एजुकेशन में आती है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। तो ये सेकेंडरी एजुकेशन है, इसमें सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी आ गई। तो यहां पर एलिमेंट्री वाली एजुकेशन के लिए बात करूं, खासकर जिसको कंपलसरी बनाया गया हमारे संविधान में इसके चलते आर्टिकल 21A के तहत यहां पर गई ये चीजें कि आप लोगों को 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करानी ही करानी है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो ये फंडामेंटल राइट बनाया गया बच्चों का 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। फिर आगे चलकर 2009 में इसके ऊपर लॉ भी बनाया गया प्रॉपर वे में, वो जो लॉ आया इंप्लीमेंट किया गया उसको, ताकि बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है इस पर्टिकुलर एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। तो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगी, तो इसके लिए यहां पर ये प्रोग्राम चलाया गया था। तो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, जिसको एजुकेशन मिनिस्ट्री बोलते हैं, उसके द्वारा बोला गया था कि 40 लाख के करीब जो गवर्नमेंट टीचर हैं अक्रॉस द कंट्री, हमारे देश में 42 लाख के करीब टीचर हैं, तो उनको किस तरीके से एक वर्ल्ड लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इसको बोला गया, क्योंकि वर्ल्ड में ऐसा कोई प्रोग्राम है नहीं अब तक इतना बड़े लार्ज स्केल पर इतने सारे टीचर को जो एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराए। तो ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि ताकि इंगेज किया जा सके और क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट की जा सके। यहाँ पर टीचर एनकरेज करे स्टूडेंट को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, यानी कि जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, सोचो इसकी क्या दिक्कत की प्रॉब्लम कैसे प्रॉब्लम की दिक्कत मतलब एक तरीके से जो प्रॉब्लम है उसकी सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है उसका सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसके ऊपर सोचोगे तो काम करोगे। अगर आप लोग को उसके बारे में सोचने के लिए नहीं बोला गया तो कैसे सोचोगे। बच्चे को एक डायरेक्शन मिलनी चाहिए ना। डायरेक्शन दो इंसान बहुत अच्छी दे सकते हैं, एक तो माता पिता और दूसरे टीचर। तो अगर ये दो इंसान अगर सही से काम करें तो काफी सारे बच्चों का भविष्य बन जाता है। तो उसी के चलते टीचर अगर बच्चों को एनकरेज करे क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, तो ऐसे ही क्वेश्चन देगा वो, ताकि उनकी थिंकिंग जो है वो क्रिटिकल बने। और यूपीएससी को तो चाहिए भी क्रिटिकल थिंकिंग, तो इसलिए ये एक तरीके से स्टार्टिंग से ही बच्चों को यूपीएससी के लिए तैयार कर रहे हैं ये निष्ठा प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो जल्दी जल्दी एग्जाम निकाल के निकल जाओ, आगे कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। तो बात की जा रही है वैसे टीचर जो है यहाँ पर वो स्किल और वेरियस एस्पेक्ट उनको देखने को मिलेंगे कि लर्निंग आउटकम कैसा होना चाहिए, ठीक है। स्कूल में सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर सकते हैं टीचिंग स्टैंडर्ड के लिए। देखिए आज की डेट में अगर बात करें ना, जो प्राइमरी या फिर दूसरे जो स्कूल के टीचर हैं, अगर गवर्नमेंट के स्कूल के बारे में बात करिए जहां पर इंटरनेट नहीं है ऑलरेडी, कंप्यूटर नहीं है ऑलरेडी, आप लोग ये समझिए उन टीचर को बोला जाए कि ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ाना है, तो वो इंसान कैसे फील करेगा, उसको अनकंफर्टेबल लगेगा, ठीक है। क्लास में तो सबको दबोच के बैठ जाते हैं कि हाँ भैया आ जाओ तुमको देखते हैं, तो क्लास में तो बच्चे बोलते नहीं। अब ऑनलाइन बैठेंगे वहां पर किसी का इंटरनेट नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो कौन कितना डिसिप्लिन में, किसके घर पर इंटरनेट नहीं आ रहा है, किसको पढ़ाया, कौन रह गया, वो सारी दिक्कत बच्चों को भी देखने को मिलती है। तो इसके चलते इसी के साथ में इन्वायरमेंटल कंसर्न के बारे में बात की जाएगी। स्कूल बेस्ड असेसमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, कि किस तरीके से लर्निंग की जा रही है, किस तरीके से एंजॉय किया जा रहा है पढ़ाई को। तो इन्होंने खुद बोला है जॉयफुल, यानी एक तरीके से एंजॉय कर रहे हैं हर चीजों को। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई है, पढ़ाई को बिल्कुल ऐसा बना रखा है कि जो इंसान पढ़ रहा है बस उसकी जिंदगी ना बड़ी बुरी चल रही है। पढ़ने का मतलब यह कि एक तरीके से ना उसकी तिहाड़ जेल में उसकी सजा कटनी स्टार्ट हो गई है, काला पानी की सजा मिल गई पढ़ाई करने के लिए बोल दिया। उन लोगों के बारे में देखो जो पढ़ने को एंजॉय करने लगे हैं, उन लोगों के बारे में देखो वो इस दुनिया में रूल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग कुछ के नाम भी अगर ले लें, जैसे कि बिल गेट्स, देखिए दुनिया भर की किताबें पढ़ता है यार वो इंसान, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो, ठीक है। तो वॉरेन बफेट आप देख लीजिए, वो इंसान तो किताब के पीछे ही मर गया, आज की डेट मर गया क्या मतलब जिंदा मतलब किताब वो इतनी चाटते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। ही इज वन ऑफ इंस्पिरेशनल फिगर इन दिस सोसाइटी। आज के डेट में अगर आप लोग उनको देखोगे तो ये इंसान है जिन्होंने दुनिया बदल डाली किताब पढ़ पढ़कर। और एक आप लोग
हैं किताब को पढ़ते हुए रोते हैं कि यार किताब पढ़नी पड़ेगी, तो उसको लाइफ का पार्ट बना लो, बहुत ऊपर जाओगे, ठीक है, वरना सीधे ऊपर जाओगे। कौन सी मूवी का डायलॉग है? वांटेड मूवी का है ना, सलमान खान की, हमसे दोस्ती करो बहुत ऊपर जाओगे वरना सीधे ऊपर जाओगे। तो वही बात है, किताबों से दोस्ती कर लो, बहुत ऊपर जाओगे वरना सीधे ऊपर जाओगे, ठीक है। तो चीजें कोशिश करो यार, काफी ज्यादा जरूरी भी है चीजें, लाइफ का पार्ट बना के चलो, ठीक है। आगे चलता हूं। यहां पर जो बात की जा रही है, ये रिसेंटली अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, हमारी कंट्री में कई सारे स्टूडेंट थे जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के, तो इन बच्चों को अरेस्ट किया गया था यूएपीए के तहत। इसको बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन, जो यहाँ पर एक्ट है बेसिकली, इसके तहत यहाँ पर ये पकड़ा गया। तो यहाँ पर ये क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, अगर कभी लिखने के लिए आए तो दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा सही डिसीजन आया था ये। इस डिसीजन में दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बोला कि किसी को भी अगर इस तरीके से आप गिरफ्तार कर लेते हैं तो आप लोग यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि इस लोगों को कैसे यूज करना है। ऐसे नहीं कि आप लोग उठाकर किसी को भी यहाँ पर जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको आप लोगों ने पकड़ लिया। तो टेररिज्म और प्रोटेस्ट में डिफरेंस आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो टेरर और टेररिज्म जैसा जो वर्ड है वो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर ये कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया यूएपीए के अंदर में। और यहाँ पर इस तरीके से आप लोग बच्चों को पकड़ लेते हैं, तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कैसे प्रोटेस्ट में और इसमें टेररिज्म में डिफरेंस आप लोगों को क्रिएट करना है, वरना दिक्कतें देखने को मिल जाती है फिर, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर इसको डिफाइन करने की भी कोशिश करनी चाहिए यहाँ पर, ताकि सिचुएशन को ढंग से हैंडल करा जा सके। तो यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा रिमार्क भी दिया गया इस चीज पर कि हाँ किस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चल रहे हो, ठीक है। तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो राइट टू प्रोटेस्ट है, उसको फंडामेंटल राइट है, हमारे संविधान में पार्ट 3 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। उस इंसान को अपनी बात रखने का हक है, पर लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, उसको टेररिस्ट बताकर उसको जेल में डाल रहे हैं। तो इसके चलते यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट बोला है कि ये चीजें हमको बिल्कुल पसंद नहीं आई, ठीक है, ये चीजें हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा ये बात बोली गई है। चलिए जो भी आगे चलते हैं, अभी यहाँ पर बात करते हैं, बात की जा रही है एनुअल रिव्यू। ये आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एनुअल रिव्यू ऑफ स्टेट लॉज 2020, ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो पीआरएस लेजिस्लेटिव जो रिसर्च है, इसको पीआरएस के नाम से भी आप लोग जानते हैं। पीआरएस लेजिस्लेटिव जो यहाँ पर रिसर्च है, ये काफी यूज की जाती है। ये वेबसाइट भी अगर आप लोगों ने इसके बारे में देखा हो, आप लोग यहाँ पर जाकर जो हमारी कंट्री में जितने भी सारे अमेंडमेंट किए जाते हैं, जो भी पर्टिकुलर लॉ आते हैं, उनके बारे में एक ड्राफ्ट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो आप लोग इस वेबसाइट को विजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो वेबसाइट होती है जहां पर ये आर्टिकल पब्लिश होते हैं, आंसर राइटिंग में काफी अच्छा आप लोगों को ये फायदा करेंगे, तो इसको आप लोग जरूर देखेगा। तो यहाँ पर ये न्यू दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक है यहाँ पर, ये जिसके बारे में बात की जा रही है। तो इसने 19 राज्य के लगभग यहाँ पर एनालिसिस तैयार किया। तो इसमें यह बोला गया कि कैसे कैसे अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में 2020 में कितने दिन यहाँ पर हमारी जो बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद ने काम किया। तो इसमें कर्नाटक की जो लेजिस्लेटर है उसके द्वारा सबसे ज्यादा टाइम ये मिली 31 दिन। इसके दूसरे नंबर पर यहां पर मिली ये राजस्थान की 29, ये 31 नहीं 31 है, यहां पर ये 29 है, ठीक है। तो यहां पर 21 नहीं 31, ठीक है। तो यहां पर बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 25 दिन। तो ये सबसे ज्यादा दिन चलने वाले हमारी कंट्री में जो विधानसभा है, ठीक है। इसके अलावा और सारी से कम ही चले। अगर कंपेयर करें पार्लियामेंट जो है वो लगभग 33 डेज के करीब यहां पर देखने को मिली, ठीक है। एवरेज जो सिटिंग यहां पर देखने को मिली 19 स्टेट और इसी के साथ में यहां पर ये 18 के करीब थी, ठीक है। 19 स्टेट जो यहां पर 18 थी और 11 थी लेस देन यहां पर 4 ईयर में। अगर आप लोग इसको देखें जो एवरेज निकाला जाए तो 19, यानी काफी कम टाइम यहां पर मिले जो हमारी कंट्री में अगर बात की जाए तो। कर्नाटक जो टॉप केस में 61 बिल उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए, तमिलनाडु के द्वारा 42, उत्तर प्रदेश के द्वारा 37। तो ये रटनी नहीं है चीजें, आप लोगों को एक वर्किंग प्रोसीजर समझाने की बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में किस तरीके से जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने काम किया। तो एप्रोप्रिएशन जो बिल है वो एक्सक्लूड किए गए इससे, ठीक है। अगर बात करें अभी हमारी कंट्री में जो पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिली, यहां पर खासकर कैटेगरी में अगर बात करें, दिल्ली के द्वारा पास किया गया ओनली एक बिल। दिल्ली का तो आप लोगों को पता ही है, वहां पर बिल पास होगा जो यहां पर एलजी होते हैं और एलजी जो होते हैं वो हमेशा अपोजिट में रहते हैं। तो सबसे ज्यादा दिक्कत आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगी जहां पर आज की डेट में अपोजिशन की पार्टी है प्रॉपर वहां पर स्टेट में और सेंटर में कोई और पार्टी है, जैसे कि उनकी रस्साकसी आप लोगों ने न्यूज में भी सुनी होगी, वही सारे आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। दिल्ली के द्वारा एक बिल पास किया गया तो एलजी की वजह से, वेस्ट बंगाल में आप लोगों को पता है गवर्नर की क्या रस्साकसी चलती है, तो उसकी वजह से यहां पर 2 बिल पास किए गए। केरला में भी कुछ ऐसे ही माहौल रहता है। तो ये वो राज्य है जहां पर जो गवर्नर की बनती नहीं है बिल्कुल भी असेंबली के साथ में, तो वहां पर आप लोगों को ये माहौल देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि आप लोग चीजों को अगर लिखना चाहें, कहीं पर आप लोग इसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहें, अगर आप लोगों का राज्य भी इनमें से आता है तो इंटरव्यू में आप लोगों से अगर कोई क्वेश्चन बने इसके बारे में तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि किस तरीके से परफॉर्मेंस जो है वो भी देखने को नहीं मिल रही है। पर्टिकुलर अगर असेंबली में बात करें किस तरीके से जो बिल वगैरह है पास नहीं किए जा रहे हैं, तो सेंटर स्टेट के रिलेशन के बारे में, गवर्नर के रोल के बारे में भी कुछ बातें आप लोगों से पूछ लिया है। तो पॉलिटी में ये सारी चीजें पढ़ा रखी है डिटेल में, सेंटर स्टेट रिलेशन भी पढ़ा रखे हैं, गवर्नर के रोल भी पढ़ा रखे हैं, तो उसको जाकर आप लोग रिवाइज भी कर सकते हैं। तो सारी चीजें आप लोग के माइंड में क्लियर हो जाएगी।
आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है यूनियन कैबिनेट के द्वारा अभी अप्रूव किया गया सेंटर जो यहां पर रेल साइड वेयर हाउस जो कंपनी लिमिटेड है। वेयर हाउस का क्या मतलब होता है, जहां पर सामान रखा जाता है, जैसे कि यहां पर सामान रखा गया, ठीक है, आगे चलकर इसको कहीं ले जाना है, ये कोल्ड स्टोरेज वगैरह होते हैं, उनमें सामान रख दिया जाता है, लंबे समय तक रखा रहे, तो इनको मर्ज कर यहां पर सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के साथ में बेसिकली मर्ज किया जा रहा है। तो ये क्या है, एक तरीका मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का जो यहां पर सेंट्रल पीएसयू है, तो इसके साथ में मर्ज किया जा रहा है। तो यहां पर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट 1962 1962 के हिसाब से इसको बनाया गया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर बेसिकली 1957 में जो बेसिकली यहां पर ये जो पब्लिक वेयर हाउस ऑपरेशन है ये स्टैब्लिश किए गए थे हमारी कंट्री में, ताकि एग्रीकल्चर का जो भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए कल को हम लोगों ने खेतों में टमाटर लगाए, ठीक है, तो टमाटर आ गए, तो टमाटर ऐसे तो नहीं है कि वो लंबे समय तक 15-20 ये यहां पर एक तरीके से आप लोग बोले कि महीने भर तक ऐसे ही पड़े रहेंगे, ठीक है, हफ्ते भर में टमाटर जो है लाल से पीले होने लगते हैं, फिर गलने लगते हैं, तो उसके चलते उसको किस तरीके से लंबे समय तक रखना है, तो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड करानी पड़ेगी। टमाटर हो रहे हैं वेस्ट बंगाल में ज्यादा, आप लोग को भेजने हैं उनको जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु या महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, तो कैसे उनको भेजोगे, तो उनको बिल्कुल एक तरीके से ठंडा ठंडा कूल करके उनको भेजना पड़ेगा, वैसे तो हो जाएंगे नहीं, खराब हो जाएंगे, तो वो सारी चीजें कोशिश यहां पर की जाती है, ठीक है। तो उसी के चलते यहां पर ये बेसिकली काम करता है ये पीएसयू। तो हेडक्वार्टर आप लोगों को इसका न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, तो इसी को मर्ज किया गया ताकि चीजें जो है वो डबल डबल नए देखने को मिले। कई बार क्या रहता है, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर काम है, ठीक है, वो भी यही कर रहा है, दूसरा भी वही कर रहा है, तो ताकि चीजें डबल ना हो तो उसको इस तरीके से कोशिश की जाती है कि उसका काम जो है वो हल्का किया जा सके। अभी आप लोगों ने देखा ना हमारी कंट्री में एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के लिए सीडीएस करके अकेली एक पोस्ट बना दी, ठीक है, तो यहां पर उसके चलते अब आप लोगों को देखने को मिलता है, पहले अलग अलग काम करते थे, अब इसी के नीचे सारे काम करते हैं, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इसको भी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें कहां कहां चल रही है, तो आप लोग इसको ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अभी यहां पर चाइना के द्वारा ये बोला जा रहा है कि उनके द्वारा एक मिलिशिया तैयार किया जा रहा है, बेसिकली ये यहां पर एक तरीके की फोर्स आप लोग बोल सकते हैं, लोकल जो तिब्बतन यूथ है उनको इंक्लूड किया जा रहा है, ऑफिशियल मिलिट्री नहीं होती है, पर हाँ इनको उसी तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि वैसे मिलिट्री में नहीं रहेंगे, पर हाँ ट्रेनिंग उनको दी जाती है, ठीक है। तो इसका नाम है यहाँ पर मिमिंग चितोंग, ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, इस यूनिट का नाम दिया गया है मिमिंग चितोंग। तो यहां पर अगर बात करें तो ये बेसिकली अभी बात की है, प्रेजेंटली ट्रेनिंग चल रही है इनकी, और इनको बेसिकली डिप्लॉय जो किया जा रहा है वो इंडो चाइना बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, हिमालयन रीजन में। अगर आप लोगों को बात की जाए हमारी कंट्री के साथ में चाइना के बॉर्डर के बारे में, तो आप लोग यहां पर देख पाएंगे कि ये बेसिकली ये चाइना का तिब्बत वाला रीजन हो गया, तो यहां से यहां तक देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया और चाइना यहां पर और यहां पर, ठीक है, तो ये बॉर्डर आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर बॉर्डर जो है यहां पर इसमें तिब्बत वाला जो रीजन है उसमें इनके द्वारा इंक्लूड करने की बात की जा रही है। और हमारी कंट्री की अगर बात करें इंडो तिब्बतन बॉर्डर पर अगर आप लोग देखेगा जाकर, तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पर कौन आप लोगों को देखने को मिलता है, तो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर अगर नॉर्मली बात करें तो हमारी इंडो तिब्बतन जो बॉर्डर पुलिस है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, यानी कि आईटीबीपी हमारी काम करती है इस पर्टिकुलर एरिया में। तो आईटीबीपी के सामने यहां पर आप लोगों को खड़े हुए मिलेंगे आने वाले टाइम में, ये बेसिकली यहां पर कोशिश की जा रही है, इनको यहां पर तैयार किया जा रहा है चाइना के द्वारा। तो इनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है वेरियस टास्क के लिए यहां पर, इसी के साथ में यहां पर इनको हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट भी दिया जा रहा है, जैसे कि ड्रोन। अभी आप लोगों ने देखा जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में ड्रोन के चलते काफी बवाल हमारी कंट्री में देखने को मिला, तो अभी इसी के चलते जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में ड्रोन उड़ाने को भी यहां पर बंद कर दिया गया, सिक्योरिटी को रीजन को ध्यान में रखते हुए। तो इसके चलते यहां पर जो भी मूल्स होते हैं और जो हॉर्स होते हैं, खच्चर वगैरह, उनको किस तरीके से लेकर चलना है, खासकर जहां पर जो मॉडर्न मॉडर्न तरीके की जो चीजें नहीं पहुंच सकती वहां पर गाड़ी वगैरह सारी चीजें, तो वहां पर जो खच्चर वगैरह ये चलते हैं, तो वहां पर ऐसे जो कहीं पहाड़ी इलाके रहते हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली यहां पर ये काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो हिमालयन रेंज में, तो वहां पर इनको कैसे लेकर चलना है, अगर मान लीजिए कल को कुछ सामान भेजना है, कुछ हथियार भेजने हैं, तो उनको कैसे यूज करना है, तो उसके लिए भी यहां पर इनके द्वारा इनको तैयार किया जा रहा है। तो ये काफी सोचने वाला मुद्दा है यहां पर हमारी कंट्री के लिए, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से अगर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेगा, इसको जो डिप्लॉय किया जा रहा है, जिसका नाम यहां पर हम लोगों ने अभी यहां पर देखा, इसका नाम है यहां पर मिमांग चितोन, ठीक है, तो ये बिल्कुल एक मिरर ऐसी इमेज है हमारी कंट्री की जो स्पेशल फ्रंटियर जो फोर्स होती है, जैसी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है हमारी, उसी के तौर पर यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो भी तिब्बतन नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहां पर ये भी लोकल लोगों की नॉलेज, इसी के साथ में लोकल जो रेजिडेंस है, हाई एल्टीट्यूड में किस तरीके से लोग रहते हैं, क्या क्या दिक्कत देखने को मिलती है, तो उसके ऊपर यहां पर डिपेंड रहेगी, यानी कि हमारी कंट्री की कॉपी कैट आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। अभी इनके द्वारा यहां पर जो ईस्टर्न जो बेसिकली लद्दाख है, खासकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला रीजन, सिक्किम और भूटान वाले रीजन में इनको तैयार किया जा रहा है।
चुंबे वैली या फिर यहाँ पर रुतोंग, जो बेसिकली यहाँ पर तिब्बत वाला रीजन देखने को मिलेगा नियर, जो यहाँ पर ये हमने सो लेक आप लोगों को देखने को मिली, पेंगोंग से लेक, जहां पर जो इंडिया और चाइना आमने सामने खड़े थे, तो वहां पर भी इनको तैयार किया जा रहा है। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो तिब्बत जो चाइना है यहाँ पर ये इधर सिक्किम हो गया, इधर भूटान देखने को मिलेगा, तो ये चुंबे वैली है यहाँ पर ये। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर रीजन में कई बार चाइना अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर डोकलाम वाला ये डेडलॉक कई बार यहाँ पर देखने को मिला। तो ये क्या करते हैं, चाइना सोचते हैं कि ये एरिया उनको मिल जाए। यहाँ पर अगर चाइना अगर बस गया एक बार तो फिर उनके लिए आसानी हो जाएगी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको हम लोग चिकन नेक बोलते हैं, इसको अगर कट कर दिया तो यहाँ पर इधर नेपाल हो गया, इधर भूटान हो गया, और यहाँ से कट कर दिया तो इधर बांग्लादेश आ गया। तो ये हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वो हमसे कट हो जाएगा। तो हमारी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए काफी खतरनाक हो जाएगा। तो चाइना इसीलिए यहाँ पर आकर बैठने की कोशिश करता है ताकि हमारा सबसे पहले झटके में नॉर्थ ईस्ट को हमसे कट के जाए और इसको अपने कब्जे में ले लिया जाए। तो ये कोशिश यहाँ पर बार बार चाइना के द्वारा की जाती है। इसी के साथ में अगर बात करें, ऑब्जेक्टिव क्या है, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए तैयार करना, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई पर जो लड़ाई है वहां पर सबसे पहले सर्विलेंस कैसे करना है, कल को कोई अगर चीजें चेंज हो रही है तो कोशिश ये की जानी है कि यहाँ पर स्ट्रेटजी ऐसे लेकर चलनी है यहाँ पर, ताकि इस पर्टिकुलर एरिया में जो तिब्बतन एरिया है, देखिए एक साइड में मान लीजिए आप लोग देखिए कोई पर्टिकुलर इंसान जो है वो छत पर बैठा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए 5-6 माले की छत है, ठीक है, आप लोग नीचे बैठे हुए हैं, झड़प हो गई है, वो ऊपर से क्या करेगा, आप लोग अगर गोली भी मारेंगे तो उसको नहीं लगी, पर ऊपर से पत्थर भी मार देगा फेंक के, तो आप लोगों को चोट लग जाएगी। तो ये फायदा होता है अगर हाई एल्टीट्यूड पे कोई लड़ाई करता है। काफी दिक्कत हम लोग को देखने को मिली थी 1962 की वॉर के टाइम पर, चाइना की साइड जो थी वो हाई एल्टीट्यूड पर थी और हम लोग नीचे थे, तो इसके चलते काफी बड़ी दिक्कत हम लोगों को देखने को मिल गई थी। तो अभी यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सोशियो कल्चर एस्पेक्ट्स भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो बेसिकली कोशिश की जा रही है, तो बुद्धिस्ट जो मोंक है वो भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है, उनकी कल्चर के साथ में अंडरस्टैंडिंग करके, तो पीएलए जो है उनको बेसिकली ऐसा फील कराने वाली है कि आप लोग जो है हमारा ही पार्ट है, क्योंकि तिब्बत जो है वो इनके द्वारा कब्जे में ले लिया गया था। आज की डेट में दलाई लामा जो है हमारी कंट्री में रह रहे हैं, तो आप लोगों को पता है वो सारी चीजें, तो उसके चलते अभी फिलहाल ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको कंप्लीटली अपनी चीजों में मिलाकर अपना पार्ट बनाया जाए। तो उस तरीके से वो चीजें देखने की कोशिश की जा रही है। लोकल लोगों को जब इंक्लूड कर लिया जाता है तो फिर लोगों को लगने लगता है अच्छा हाँ ये चीजें सही है कि हाँ लोकल लोग भी अब तो इसका पार्ट है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर उनको इस चीज में ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आता है। तो ये वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो पॉसिबिलिटी है कि नई स्ट्रेटजी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि माइलेज लेने की यहाँ पर जो तिब्बतन रीजन के अंदर में, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ये न्यूज में है। ये काफी इंटरेस्टिंग है, पर लेकिन न्यूज जो है थोड़ी पुरानी है, पर लेकिन यहाँ पर ये इंपोर्टेंट न्यूज है। क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इशू जो है वो बड़ा हो गया था, ठीक है। वैसे ओवरव्यू तो मैंने इसका आप लोगों को दे दिया था पहले ही, पर लेकिन फिर भी एक आप लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर कल को आप लोगों से पूछा जाए इंटरव्यू में भी कि आप लोग इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, तो पता होना चाहिए आप लोगों को। बेसिकली डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के बारे में बात की जा रही है। अभी हुआ क्या था, हमारी कंट्री में जो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उनका अकाउंट जो था वो ट्विटर के द्वारा अभी यहाँ पर वो क्या किया था, उसको नोटिस मिला वॉयलेशन का, और उनका अकाउंट कुछ टाइम के लिए सस्पेंड भी रहा। तो जब पूछा गया कि क्या किया आपने, क्यों सस्पेंड किया गया अकाउंट, तो उनको नोटिस मिला यूएस डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, जिसको DMCA 91998 यानी कि 1998 का है ये। तो यहाँ पर हाउल्ला हुआ मीडिया में कि आखिर हमारी कंट्री में एक्ट क्यों लगाया जा रहा है, हम तो यहाँ पर इसके अंडर आते नहीं है। तो जो इसके बारे में नहीं जानते थे उनके द्वारा कई सारी बातें बोली गई। कईयों ने तो ये बोला कि ट्विटर जो है वो अपनी दादागिरी कर रहा है, पर लेकिन रियलिटी में अभी आप लोगों को यहाँ पर कंफर्मेशन होगा आखिर हुआ क्या था और ये है क्या, आखिर ऐसा क्यों है। यहाँ पर बात की जा रही है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के बारे में। ये लॉ जो था वो पास किया गया था यूएसए में, और आज की डेट में बात करें वर्ल्ड फर्स्ट ये रिकॉग्नाइज किया गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, यानी कि जो वीडियो जो कंटेंट में यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर डाल रहा हूँ या फिर फेसबुक के ऊपर डाल रहा हूँ, जो भी यहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर डाल रहा हूँ, वो कंटेंट जो है वो किसके द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, वो मेरे द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। अगर उस कंटेंट को कोई जो है उठाता है, ठीक है, तो अब वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे उसको एक तरीके से ये करना है कि ठीक है कि तुम इसको अलाउ कर लो या फिर मुझे उसको कॉपीराइट देना है, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड रहेगा। तो यहां पर ये क्या करते हैं, ये उसको अलाउ करते हैं कि आप लोग जो है अगर आप लोगों ने परमिशन ले रखी है तो ठीक है, अगर परमिशन नहीं ले रखी है तो आप लोगों को वो डेटा हटाना पड़ेगा, तो कॉपीराइट स्ट्राइक यहां पर आ जाती है। तो जैसे आप लोगों ने देखा था ना, नॉर्मली कई सारे जो चैनल है वो डिलीट भी हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये कि उन्होंने किसी और का कंटेंट जो है वो वहां पर यूज कर रखा है। अगर बात करें यहां पर इंप्लीमेंटेशन के बारे में, भैया यूएसए का लॉ है, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्यों इंप्लीमेंट किया रहा है, तो 1996 में यहां पर बेसिकली क्या हुआ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिसको WIPO बोलते हैं, उसके मेंबर नेशन ने भी इसको साइन कर लिया, और इंडिया भी देखिए इसका पार्ट है। अभी हम लोग देखेंगे कैसे कैसे यहां पर जब इसके नेशन ने भी यहां पर इस मेंबर ने भी यहां पर साइन कर लिया, तो बोला गया कि एनी कंटेंट क्रिएटर, जिसने भी कंटेंट क्रिएट किया गया एनी फॉर्म
फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, चाहे वो ऑडियो की फॉर्म में हो चाहे वीडियो की फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से किसी ने गाना गाया है नॉर्मली, किसी ने अपनी वीडियो बनाई है, तो किसी भी फॉर्म में वो हो सकता है। तो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर जो होता है, जैसे कि मैंने क्रिएट किया है, ठीक है, किसी भी वेबसाइट पर, तो किसी ने अगर उसको कॉपी कर लिया है तो मैं उसके खिलाफ यहां पर एक तरीके से फाइल कर सकता हूं एप्लीकेशन कि इसने मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो चोरी किया है, इसने एक जो लॉ है उसको वायलेट किया है। अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं फेसबुक के पास में, इंस्टाग्राम के पास में, ट्विटर के पास में, या फिर यूट्यूब पे है तो यूट्यूब के पास में मैं जा सकता हूं कि हाँ मेरा कंटेंट जो है वो यहां पर इनके द्वारा हटाया गया है, ये इनके द्वारा लिया गया है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यह प्रूफ मेरा ओरिजिनल कंटेंट है, क्योंकि पहले मैंने अपलोड कर रखा है ये, तो जिसका ओरिजिनल होगा वही पहले अपलोड करेगा। तो यहां पर लिंक उसको दे दिया जाए कि हाँ मेरा कंटेंट इनके द्वारा चोरी कर डाला गया है। तो इस तरीके से एक तो ऐसा होगा कि मान लीजिए कोई वीडियो मैंने अब तक अपलोड नहीं की और वो वीडियो मैंने किसी के साथ में शेयर कर दी, उसने क्या किया, डाउनलोड करके वो वीडियो अपलोड कर दी अपने चैनल पे, ठीक है। हालांकि उसमें वॉइस मेरी है तो वो अलग बात है, पर लेकिन अगर कोई ऐसी वीडियो हो जो कि जिसमें वॉइस ही नहीं है, बिना वॉइस के अगर कोई वीडियो में बनाने लगूं तो उसने वो अपलोड कर दी और उस पर मैं कॉपीराइट नहीं दे पाऊंगा, क्यों, क्योंकि उसने कंटेंट जो है वो मेरे से पहले अपलोड कर दिया है। तो ये फंडा बेसिकली यहां पर रहता है, ओरिजिनल क्रिएटर वो माना जाएगा जिसने पहले अपलोड कर रखा है, क्योंकि ओरिजिनल क्रिएटर का तो कंटेंट होगा जो पहले मार्केट में आएगा। ऐसे थोड़ी ना किसी का कंटेंट मार्केट में पहले आ जाएगा, ओरिजिनल क्रिएटर बोलने लगे नहीं मेरा चोरी कर लिया, ठीक है। तो फिर कोई प्रूफ उसको देना पड़ेगा कि तुम्हारा चोरी हुआ कि नहीं हुआ है, तो वो सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। तो इसी के चलते कंपनी जो है ये बेसिकली आज की डेट में एमएनसी बन चुकी है, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है। तो इसके चलते यहां पर ये सिग्नेटरी है WIPO, जो मैंने अभी बताया ना आप लोगों को, ये बेसिकली वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी सिग्नेटरी है और जो कंट्री भी इसकी सिग्नेटरी है। तो जो यूएसए का जो ये लोथ है यहां पर, ये अब बोला गया ठीक है यार ये जो है ये यहां पर भी इंप्लीमेंट करो इसको, क्योंकि हो सकता है कि किसी का भी कंटेंट है कहीं पर भी चोरी किया है तो उसको नोटिस दिया जा सकता है। तो WIPO के जो मेंबर है वो एग्री हो गए दो ट्रीटी को, एक तो कॉपीराइट ट्रीटी को, एक WIPO जो यहां पर परफॉर्मेंस, और इसी के साथ में यहां पर फोनोग्राम्स, यानी कि जो भी किसी तरीके से जो ग्राफिक की फॉर्म में अगर कुछ आ रहा है, ठीक है, कोई एक तरीके से अल्फाबेटिक की फॉर्म में कुछ आ रहा है, तो किसी की कोई क्रिएशन अगर कोई चुराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, साउंड की फॉर्म में अगर बोले, ठीक है, तो उसको अगर कोई चुराने की कोशिश करता है तो इसको कोशिश ये की जा रही है कि इसको कोई चुरा ना पाए। तो उसके चलते यहां पर दो ये ट्रीटी आई सामने निकलकर, और इंडिया भी दोनों का मेंबर है। तो अगर यहां पर इनके द्वारा कोई ऐसी वीडियो शेयर की गई है हमारी कंट्री मिनिस्टर के द्वारा, तो ये हक है ट्विटर को कि वो नोटिस दे सकता है और उस कंटेंट को वहां से हटा सकते हैं। तो ये यहां पर इनके पास में पावर है, ट्विटर के पास में, तो उन्होंने वही पावर यूज करके यहां पर इसको हटा दिया। हमारी कंट्री में हाउल्ला हो गया उसको लेकर कि ऐसा कैसे कर दिया। ट्विटर की गलती क्या है, ट्विटर ने यहां पर ये गलती की, पहले नोटिस नहीं दिया, उन्होंने डायरेक्ट अटैक कर दिया। भाई एक कंट्री में तुम यहां पर परफॉर्म कर रहे हो, उस कंट्री के मिनिस्टर हैं, तो कम से कम एक नोटिस पहले देना चाहिए, और उसमें अगर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है तो आप लोगों को प्रोविजन लाना चाहिए, क्योंकि वो कंट्री की गवर्नमेंट चला रहे हैं वहां पर, ठीक है, एक तरीके से उनके पास में एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा उस पर्टिकुलर एरिया का, खुद के अपने IT रूल लिए बैठे हैं वो, आप लोग उनको तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपने बता रहे हैं, कल को चल के तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे। तो दोनों को काम करना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दूसरे के साथ में लड़कर और सर फुड़वाकर बैठ गए। तो एक बीच बचोलिया वाला बेसिकली रास्ता खोजना पड़ेगा। तो ये बात की जा रही है, आप लोग की क्या रहे इसके बारे में सुन के, आप लोगों को कैसा लगा कि क्या चीजें कि सही थी क्या गलत थी, कुछ क्लैरिटी आई? देखिए टॉपिक के बारे में जब तक क्लैरिटी ना हो तो कहीं पर आप लोग ऐसे नहीं कि कुछ भी उठाकर कमेंट कर दिया, ठीक है। चीजों को पहले समझो जानो, आप लोग एक पढ़े लिखे इंसान की तरीके से आप लोग का जो भी ट्वीट आना चाहिए या कोई कमेंट आना चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी ने बोला और आप लोगों ने तुरंत उसको रिएक्ट कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। उसके पीछे की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को थोड़ी समझनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। तो नैनो मैगजीन, नैनो यूरिया, ठीक है नैनो यूरिया को बोला, नॉर्मली आप लोगों ने देखा कि यूरिया का कट्टा आया करता था बेसिकली, ठीक है, उसमें यूरिया भरा होता था, उसको हम लोग डाला करते थे। अभी यहां पर बोतल में लाना स्टार्ट कर दिया गया है। तो वर्ल्ड का पहला ये अभी हमारी कंट्री में लिक्विड यूरिया यहां पर इसको ऐड किया गया है। तो इसको बेसिकली हमारी कंट्री में काफी फायदा इसको देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन डायरेक्टली दी जा सकती है। अब लोग ये समझिए एक सॉलिड है, वो सॉलिड जो है बेसिकली पानी में घुलेगा, तब जाकर वो पेड़ पौधों की जड़ों तक पहुंचेगा, तब जाकर वो इंप्रूवमेंट करेगा। अगर ये लिक्विड ही पानी में मिलाकर इसको डायरेक्ट पहुंचा दिया जाए तो इसकी एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाएगी। तो वही चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, ये बेसिकली वही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएगा जो नॉर्मल नाइट्रोजन प्रोवाइड कराया जाता है यूरिया। इंपॉर्टेंट बात इससे भी ज्यादा यहां पर ये है कि ये क्या करेगा, वो अगर मान लीजिए अगर वहां पर 100 कट्टे लग रहे थे, ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट ऐसी रहेगी कि उसका 50% यहां पर काम कर देगा अगर इसको यूज करेंगे। यानी कि किसानों को भी फायदा होगा इससे। एक तो किसानों को यहां पर कट्टे नहीं ढोने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये रहेगी किसानों को खर्चा कम करना पड़ेगा, तो ये बात है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है, उसको डालने के बाद में वो 30 से 40% इफेक्टिव होता था, ठीक है, आधा ऐसे ही
बह गया। पर लेकिन ये क्या होगा, इसकी इफेक्टिवनेस जो बोली गई नैनो यूरिया जो लिक्विड है यहाँ पर ये 80% तक, यानी कि उससे डबल ये इंपैक्ट डालेगा। तो इससे कितना फायदा होगा, तो इससे एक तरीके से आम और गुठलियों के दाम वाली बात होगी। और अब तो आम का मौसम भी चल रहा है, ठीक है, आम खाते हो ना, कौन से मौसम कौन से खाते हो, ये कई तरीके का ना, दशहरी, चौसा, लंगड़ा, तो कौन सा पसंद है आप लोगों को, बताइए। चलिए, इंडिजिनस अगर बात करें यहाँ पर हमारी कंट्री के द्वारा ये बनाया गया है नैनो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू रिसर्च सेंटर जो है यहाँ पर, इसका नाम है यहाँ पर कालोल गुजरात के अंदर बेसिकली इसको डेवलप किया गया है। तो ये हमारा आविष्कार है, ठीक है। तो उन्हें 1, 2, 3 मूवी देखी होगी आप लोगों ने, फंटू से 1, 2, 3 फंटू से शायद, उन्हें कहता है कि हमारी कार नहीं हमारा आविष्कार, तो वही वाली बात है, हमारा आविष्कार है। तो कोई ये ना बोले आगे कि हमारी कार है। अगर बात करें इसके बारे में तो काफी इंपॉर्टेंट है, इंप्रूव करेगा जो प्लांट का जो न्यूट्रिशन बेस है, इंक्रीज करेगा प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि पैदावार बढ़ेगी हमारे देश में जो भी हम लोग खेती कर रहे हैं, ठीक है। इन इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर। तो देखिए इसका मतलब रिड्यूस करेगा इनपुट कॉस्ट, ठीक है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी इसको बोला जा रहा है, न्यूट्रिशन वैल्यू भी यहाँ पर इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। फार्मर की इनकम इंप्रूव होगी, कैसे, पैसे तो देगा नहीं फार्मर को, पर हाँ फार्मर की जो इनकम है 50% जो है खर्चा कम होगा और पैदावार बढ़ जाएगी, क्योंकि 80% ये पेड़ में लगेगा। तो दोनों तरफ से है, खर्चा भी कम कर रहा है और पैदावार भी बढ़ा रहा है, तो बढ़ गई ना इनकम इस तरीके से। तो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, चीपर देन द कन्वेंशनल यूरिया, तो उससे चीपर है, उससे सस्ता है। तो हो गया ना आम के आम और गुठलियों के दाम। इंटरेस्टिंग बात है कि इन्वायरमेंट पर भी नुकसान नहीं डाल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इजी है यहाँ पर, पॉकेट ऑफ द फार, एक तरीके से इजी पॉकेट रहेगा फार्मर की, वरना कट्टे ढोके चलने पड़ते थे। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली जैसे खेतों में कट्टे ले जाते थे, उसको ना पहले उठाओ, उसको वहां से पहले उससे दुकान से लेकर आओ, फिर उनको अपनी डालो, फिर खेतों में लेकर डालो। एक इंसान के तो बस की काम ही नहीं था, वो 2 इंसान तो मिनिमम चाहिए उसके अंदर, ठीक है। जो नॉर्मली खेती करते होंगे वो जानते ही होंगे। तो इस तरीके से इसको क्या करना है, बोतल लेनी है अपना आराम से, तो बोतल को खोलो मिला लो और एक तरीके से फिर पौधों को पिला दो, तो इसमें आसान काम हो जाएगा एज कंपेयर टू। तो एक तरीके से हर तरीके से यहां पर ये फायदा पहुंचाने वाला है। तो मुझे पर्सनली अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा सुन के आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। तो इसके बारे में याद रखिएगा, इसको बेसिकली नैनो यूरिया लिक्विड इसका नाम दिया गया है, ठीक है। क्या नाम दिया गया, नैनो यूरिया लिक्विड। तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया और बनाया गया है यहाँ पर, किसके द्वारा, जो रिसर्च सेंटर है यहाँ पर गुजरात के अंदर कालोल, ठीक है। तो इसके द्वारा इसको इंडिजिनसली डेवलप किया गया है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कुछ भी। आगे चलते हैं, डिफेंस के बारे में आगे यहां पर बात की जा रही है। ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। इसके बारे में अगर बात करें, एक सेकंड पेन ले लो, इसके बारे में आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी आईएनएस विक्रांत के बारे में बात की जा रही है। आप लोग बोलेंगे आईएनएस विक्रांत तो पुराना सुना सा लग रहा है। हाँ, ये सुना ही नाम है, क्योंकि अभी यहां पर ये जो नाम है, ये हमारी कंट्री में जो पुराना आईएनएस विक्रांत था जिसको डीकमीशन कर दिया गया था, तो अब यहां पर इसी के नाम पर हमारी कंट्री में एक नया ऐसा ही एयरक्राफ्ट करियर यहां पर बनाया जा रहा है, ये इंडिजिनसली, यानी कि हमारी कंट्री के द्वारा अपने आप ही इसको बनाया जा रहा है। तो इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा रिव्यू किया गया कि कैसा इसका काम चल रहा है हमारी कंट्री में आत्मनिर्भर भारत के तहत। तो आईएनएस विक्रांत जो है यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसका नाम है इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी मैं इसको 2021 में डिस्कस कर रहा हूं, जब यहां पर ये कमीशन किया जाएगा हमारी कंट्री में ये आईएनएस विक्रांत 2022 में, तो फिर से ये न्यूज आएगी। तो अगर आप लोग आगे के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आप लोग के माइंड में फिक्स हो जाने चाहिए, जो आगे भी रिपीटेडली आएगी। जैसे मैंने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के बारे में आप लोगों को बताया, कोप 26 याद है ना, कोप 26 यूके में होने वाली है, कौन सी शहर में होने वाली है वो आप लोग बताइएगा। तो ये इस तरीके से ये अभी कई बार डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी, G7 की मीटिंग चली थी जब कई बार डिस्कस हो गया, तो कई सारी चीजें तो आप लोगों को वैसे ही याद रह जाती है। तो इसलिए ढंग से अगर सुनेंगे तो लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाएंगे। तो बात ये की जा रही है कि जो यहाँ पर अभी बात करें हम लोग यहाँ पर अर्लियर जो यहाँ पर डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल जिसको डीएसी बोलते हैं, अगर कुछ भी एक्वायर करना है, कुछ खरीदना है, तो ये काउंसिल काम करती है। इसको जो हेड कहता है जो हमारी कंट्री में डिफेंस मिनिस्टर है, तो वो यहाँ पर इसके लिए काम करते हैं। उसके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था, रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल की 6 हमारी कंट्री में सबमरीन लेकर आनी है। तो जो सबमरीन है यहाँ पर ये प्रोजेक्ट 75I के तहत हमारी कंट्री में लाई गई, ठीक है। आई का मतलब इंडिया बेसिकली। तो इसके चलते यहां पर ये काम किया गया। तो कई सारे ऐसे काम आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो आईएनएस विक्रांत जो है ये बेसिकली बोला जा रहा है कि 30 एयरक्राफ्ट आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे इसके ऊपर जो खड़े किए जा सकते हैं। इसी के साथ में यहां पर जो मिग 29 के फाइटर, इसी के साथ में कामवो 31 जो एयरबोर्न
अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सून इसके अंदर ये MH-60R ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर देखने को मिलेगा। इंडिजिनस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कई सारी चीजें इसके ऊपर आप लोगों को नजर आएंगी, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ये प्लॉट है, इसके ऊपर घर बनेगा, यानी कि कई सारे सामान आप लोगों को इसके ऊपर देखने को मिलेंगे। अगर बात करें एक्सपेक्टेड क्या है यहाँ पर, इसकी स्पीड जो है बोला जा रहा है 30 नॉट। 30 नॉट का मतलब कि लगभग इसके डबल आप लोग लगा लीजिए कि 55 किलोमीटर पर आवर के करीब देखने को मिलेगी। 4 गैस टर्बाइन इसके अंदर। इसी के साथ में शिपबोर्न वेपन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ब्राक LR ये सेम, इसी के साथ में AK-630 ये नई जो सेंसर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नाम है इनके रटने नहीं है, यानी कि एडवांस आप लोगों को सिस्टम नजर आएगा सारा। इसी के साथ में शक्ति जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है वो भी देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से एडवांस सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, कल को अगर कोई दिक्कत देखने को मिले तो उसके साथ में हम लोग टैकल कर सकें। तो इंपॉर्टेंट क्या है, अगर पूछे आप लोगों से, इंपॉर्टेंस इसकी है कि हमारी कंट्री के द्वारा इंडिजिनसली डेवलप किया जा रहा है। नॉर्मली हम लोगों ने पहला जो खरीदा था आप लोगों को याद होगा, तो INS विक्रमादित्य हम लोगों ने खरीदा था, तो रसिया से वो खरीदा था। और वो क्या होता है, मान लीजिए किसी कंट्री के द्वारा यूज कर लिया गया, फिर उसको रिपेयर करके फिर हमको देते हैं वो, तो ये सेकंड हैंड हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। ऐसे नहीं कि मोबाइल किसी ने आईफोन खरीदा नया, आप लोगों ने बोला कि यार इतना पैसा नहीं है पर मुझे जरूरत है, तो आप लोगों ने बोला चलो सेकंड हैंड खरीद लेते हैं यार, ठीक है। तो वो एक तरीके से वो वाली बात हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने अब तक जो है अब अपना ये बना रहे हैं इंडिजिनसली, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, हम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। और आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया जा रहा है कि हम लोग अपनी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी रख रहे हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो न्यूज है यहाँ पर, ये बेसिकली बात की जा रही है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, जिस प्रोडक्ट का नाम है यहाँ पर एम्बरग्रीस। तो ये क्या है, बेसिकली अभी मुंबई पुलिस के द्वारा इसको पकड़ा गया 5 लोगों को, जिसका लगभग 9 किलोग्राम के करीब ये एम्बरग्रीस लेकर घूम रहे थे। ये एम्बरग्रीस क्या है, बेसिकली इसको वेल की वोमिटिंग भी आप लोग बोल सकते हैं नॉर्मली, कि वेल के द्वारा उल्टी की गई, वो यहां पर बेसिकली है एम्बरग्रीस। ये एक सॉलिड वैक्स्ड सब्सटेंस आप लोगों को देखने को मिलता है जो ओरिजिनेट होता है स्पर्म वेल से। स्पर्म वेल मतलब ये मछली का नाम है, तो ये नॉर्मल स्पर्म की बात नहीं की जा रही है, ये इस मछली का नाम है। इसकी वोमिटिंग से यहां पर ये निकल कर आता है। जो वेल मछली भी कई तरीके की होते हैं ना, तो ये वाली जो मछली है इसकी वोमिटिंग से बेसिकली ये निकल कर आता है। तो बोला गया कि बेसिकली यहां पर प्रोड्यूस किया था ओनली, जो एस्टिमेशन है 1% ऑफ स्पर्म वेल, यानी कि सबके द्वारा नहीं प्रोड्यूस किया था ये, ओनली 1% जो मछली है इनके द्वारा ये प्रोड्यूस किया था। केमिकली इसके अंदर बात करें यहाँ पर, तो एल्कोलाइड्स एसिड, इसी के साथ में स्पेसिफिक कंपोनेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एम्ब्रीन, ये कई सारी चीजें हैं यहाँ पर। बेसिकली चारकोल जैसा ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर बेसिकली ये फ्लोट होता है अराउंड द सरफेस, ठीक है, वाटर बॉडी पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर अभी हमारी कंट्री में जो कई सारे लोगों से पकड़ा गया, तो इसकी वजह से ये न्यूज में आ गया है। आप लोग बोलेंगे कि यार पुलिस ने क्यों पकड़ लिया, ऐसी क्या दिक्कत कर दी इन्होंने, तो इसके चलते आप लोग समझ पाएंगे क्यों पकड़ लिया। इसकी 1 किलोग्राम की वैल्यू जो है वो 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपए समझ रहे हैं ना, 1 किलोग्राम की वैल्यू, तो 9 किलोग्राम लेकर घूम रहे हैं, तो इसका मतलब 9 करोड़ रुपए लेकर घूम रहे हैं ये एक हाथ में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए यहां पर इनको धर दबोचा गया। इसका जो यूज होता है वो किस किस में होता है, परफ्यूम बनाने में, सेंट वगैरह जो बनाए जाते हैं ना, उनकी फ्रेग्रेंस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। उसको क्रिएट करने में बेसिकली डिमांड है इसकी काफी लार्ज स्केल पर। दुबई जैसी कंट्री के एंशिएंट टाइम में जो इजिप्ट है, ठीक है, वो भी यहां पर काफी लार्ज स्केल पर इसको यूज करते हैं। ट्रेडिशनल इसको मेडिसिन बनाने में भी, यानी कि दवाइयां बनाने में भी यूज किया जाता है। अभी यहां पर पुलिस ने क्यों पकड़ लिया, जब इतने सारे यूज किए थे तो मार्केट में आराम से बेचा जाता होगा। बेसिकली जो मछली यहां पर इसको प्रस्तुत करती है, जो स्पर्म वेल का नाम मैंने आप लोगों के सामने लिया, वो प्रोटेक्टेड स्पीसीज है, उसका जो शिकार करना वो अलाउ नहीं है। तो नॉर्मली जो स्मगलर है, खासकर जो कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं, मछलियों का शिकार करते हैं, तो नॉर्मली इस तरीके से यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो इनकी स्मगलिंग भी काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। तो स्मगलर जो है काफी लीगल तरीके से यहां पर ये ऐसी एक्टिविटी करते हैं कोस्टल एरिया में खासकर, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, फिर वो काटते हैं, पीटते हैं, तो उसके पेट में से इसको निकालने की कोशिश की जाती है। तो इसके चलते ये जो मछलियां हैं, ये मछलियों के ऊपर एक तरीके का अत्याचार है, खासकर उस मछली के ऊपर जिसको ऑलरेडी प्रोटेक्टेड की कैटेगरी में आप लोग डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये मछली जो है इसके चलते यहां पर दिक्कत में आ जाती है, क्योंकि 1 किलो भी अगर किसी को मिल गया तो समझिए इंसान की जिंदगी बन गई, ठीक है। 1 करोड़ रुपए उसकी जिंदगी में आ गए, तो समझ सकते हैं आप लोग, कोई टेंशन ही नहीं रही, सारी टेंशन खत्म हो गई है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के हिसाब से बात करें तो ये वनरेबल की कैटेगरी में रखी गई स्पर्म फिश, याद रखिएगा, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अगर बात करें हमारी कंट्री में 1972 के हिसाब से, तो इसको शेड्यूल 1 में रखा गया प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकता है जिसके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैकग्राउंड में जाकर आप लोगों से, तो ये मोटा मोटा सा एक आइडिया हो गया जिसको आप लोग थोड़ा सा आइडिया जरूर रखिएगा।
तो ये था एक डिस्कशन, आइए जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं, इसके बाद में फिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, जो भी आप लोगों से उनका डिस्कस करेंगे और फिर थोड़ा रिवीजन भी करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर बात की ओपन स्कूल के बारे में, जो जज हैं अपने आप को अलग क्यों कर लेते हैं वो समझा, निष्ठा प्रोग्राम क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने समझी, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। और आप लोगों को यहाँ पर मैंने राइट टू एजुकेशन के बारे में थोड़ी बात की, वेयर हाउसिंग के बारे में बात की, मर्ज करके क्या बनाया जा रहा है। हम लोगों ने देखा यहाँ पर हमारी कंट्री में बेसिकली जो यूएपीए है उसके बारे में थोड़ी बात की, ठीक है। इसी के साथ में एक रिपोर्ट और पर्टिकुलर किस राज्य में कैसा कैसा माहौल देखने को मिला वो सब जाना। इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने हाई एल्टीट्यूड पर क्या चीजें चल रही है, हमारी कंट्री में कौन से बॉर्डर पर क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, तो एक कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चुंबे वैली में बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। डीएमसीए क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, हमारी कंट्री में क्यों न्यूज में है, वो सारी चीजें हम लोगों ने समझी, कई बार क्वेश्चन बन जाता है। डिफेंस के बारे में हम लोगों ने आईएनएस विक्रांत के बारे में जाना, कल को अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए तो कंफ्यूजिया ना मत, ठीक है। एग्रीकल्चर के बारे में हम लोगों ने नैनो यूरिया के बारे में जाना, क्या क्या फायदा है, तो एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर हम लोगों ने बात की बेसिकली एक पर्टिकुलर फिश के बारे में, स्पर्म फिश, और उसकी जो वोमिटिंग है उससे क्या पैसा कमाया जा रहा है और कहां पर किस कैटेगरी में उसको रखा गया है, तो वो भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कई बार इस तरीके से, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इनको अटेम्प्ट कीजिए, एक एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने। CWC क्या है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। NIOS के बारे में बताइए, हेडक्वार्टर कहां पर है और किसके अंडर में आता है। निम यहाँ पर निष्ठा क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। PRS क्या है, जिसके द्वारा अभी यहाँ पर ए रिपोर्ट एनुअल रिव्यू ऑफ स्टेट लॉ की यहाँ पर प्रस्तुत की गई, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि कौन से राज्य में यहाँ पर बेसिकली लेजिस्लेचर के बारे में हम लोगों ने बात की कि यहाँ पर सबसे ज्यादा अभी नंबर ऑफ डेज यहाँ पर इनकी जो मीटिंग चली, ठीक है। मिलिट्री जो आई जो चाइना की, उसके द्वारा एक यहाँ पर मलेशिया जो बेसिकली यहाँ पर ये ग्रुप है, इसका नाम आप लोगों को बताना है। इफको जो कंपनी है उसके द्वारा लिक्विड यूरिया बनाया गया, पहला नाम बताइए। कौन से ऑपरेशन है, अच्छा ये मैंने आप लोगों को नहीं बताए, ठीक है, इनको अब बता दूंगा तो आंसर ही हो जाए ये छूट गया आप लोगों का, चलिए इसको बता देता हूं। आप लोग कल से कल फिर रिवीजन करेंगे तो फिर इससे इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ऑपरेशन ईगल नाम रखा गया था 1971 में, जब पाकिस्तान के साथ में ये वॉर हुई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार रखा गया अमृतसर गोल्डन टेंपल में, जो क्रियाक्रम चला वहां पर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है सियाचिन ग्लेशियर में 1984 में जो चीजें आप लोगों को देखने को मिली, तो ऑपरेशन मेघदूत यहाँ पर इसका नाम रखा गया। ऑपरेशन विजय नाम रखा गया कारगिल वॉर के टाइम पर, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर से आप लोग का जब रिवीजन करूंगा तो उसके बारे में आप लोग थोड़ा आइडिया जरूर रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा कल का रिवीजन यहां पर कर लेते हैं। आप लोगों के सामने क्वेश्चन, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा अभी यहां पर बेसिकली यहां पर दिव्यांगता जो खेल केंद्र हमारी कंट्री बनाने की बात की गई, ठीक है, तो इनके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। यहां पर बात करें FATF की, जो अभी यहां पर 27 की जो लिस्ट देखने को मिली, 27 पॉइंट की पाकिस्तान के लिए, तो कब इसको इस लिस्ट में डाला गया था ये आप लोगों को बताना था। बेसिकली यहां पर बात की जा रही है यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल किया गया था एक एग्रीमेंट इंडिया और किसके बीच में, ठीक है, टैक्स एक्सचेंज को लेकर बात की गई थी। ADIP क्या है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, क्या है ये। बी हेल्दी बी मोबाइल, किसके द्वारा ये ऑपरेशन था, ठीक है। वर्ल्ड योगा डे की थीम क्या थी। इसी के साथ में इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट, ये यहाँ पर किसके द्वारा बेसिकली दी जाती है, और किसका इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव नाम क्या है, ये आप लोगों को बताना था। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में यहाँ पर आता है, ये आप लोगों को बताना है कि 45 ईयर इस्टेब्लिशमेंट हुए अभी यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर के। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बात की गई थी, तो यूनिफाइड फार्मर सर्विस के बारे में हम लोगों ने बात की थी, किसके द्वारा मिलकर यहाँ पर और क्या नाम रखा गया है, ये आप लोगों को बताना था इस पर्टिकुलर सिस्टम का। समझ लेते हैं कि एक बार यहाँ पर क्या बात की जा रही है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थावरचंद गहलोत साहब के द्वारा यहाँ पर ये दिव्यांगत केंद्र जो खेल केंद्र यहाँ पर स्टार्ट किए गए डिफरेंटली एबल सेक्शन के लिए। इसी के साथ में ग्रे लिस्ट में डाला गया 2018 में पाकिस्तान को। हमारी कंट्री के द्वारा बात करें तो यहाँ पर ये सेंट विंसेंट, इसी के साथ में द ग्रेनेडिन्स, इसके साथ में हमारा टैक्स एक्सचेंज का जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी देखने को मिला। असिस्टेंस टू डिजिटल जो यहाँ पर डिसेबल पर्सन है उनके लिए सोशल, जो हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उसके द्वारा यहाँ पर ये प्रोग्राम था। WHO के द्वारा बी हेल्थी बी मोबाइल की बात की गई। इसी के साथ में योगा फॉर वेलबींग, इसकी थीम देखने को मिली। बात करें यहाँ पर फाइनेंस सिलेक्शन टास्क फोर्स के बारे में, तो ग्रे लिस्ट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के बारे में बात की जा रही है, तो ये याद रखिएगा ऑटोनोमस एजेंसी है जो कि यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर की, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एग्री स्टेक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये था टोटल डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। यहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।